नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बसपा सुप्रीमो मायावती जी का आज जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी तरह बुलंद रहें। लोग उम्मीद कर रहे थे आज वो इंडिया गठबंधन पे कोई बड़ी बात कहेंगी और आज उन्होंने कहा कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगी। अखिलेश यादव पर हमला बोला, उन्होंने गिरगिट तक कह डाला। वो बहुत तीखे तीखे हमले किए और कहा कि वो फ्री में किसी को समर्थन नहीं देंगी। मायावती ने जब ये कहा फ्री में समर्थन नहीं देंगी तो सोशल मीडिया पे ट्विटर की लाइन लग गई कि आप तो फ्री में टिकट भी नहीं देती। मायावती ये आरोप बहुत दिनों से झेल रही हैं कि पैसे के खातिर मूवमेंट कमजोर हुआ और फिर उस पैसे का फायदा क्या, उतनी अथाह दौलत का फायदा क्या जो आपकी फाइलें ईडी सीबीआई के पास रहें और उन फाइलों का जो रिविन होता है वो रिविन की कमान प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे, प्रधानमंत्री के घर पे रहे, कि जब बटन दबाया और तब आप तोते की तरह कुछ भी बोलने लगे। तो मुझे लगता है इतनी दौलत होनी भी नहीं चाहिए आदमी के पास कि उन दौलत की कमान किसी और के पास रहे। सबको लग रहा था, जो राजनीति को थोड़ा भी जानते हैं वो मान रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल हो जाएंगी तो गठबंधन बहुत मजबूत होगा, भारतीय जनता पार्टी को एक चुनौती दे सकेगा। जो राम मंदिर के बाद जो उफान आया है, टीवी चैनलों पे खास तौर से उफान आया, उस उफान को रोक पाएंगे। लेकिन मायावती ने कहा कि वो अकेले लड़ेंगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि मायावती के बयान का, मायावती की बातों का बहुत ज्यादा गंभीरता से आपको दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मायावती अपनी रणनीति बार बार बदलती रहती हैं। वो कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी तो ये उनका आखिरी फैसला नहीं है, वो कोई भी आधार लगा के फिर पलटी मार सकती हैं। लेकिन फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि अगर मायावती ने कहा है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी तो नहीं होंगी। अब दूसरी बात की तरफ सोचते हैं। जितने राजनीतिक पंडित हैं, जितनी राजनीति को समझते हैं, वो सब जानते हैं कि मायावती ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देंगी। उनकी कोशिश रहेगी कि समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर ना जीते, ये गठबंधन ना जीते। और लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है मायावती। ऐसा आरोप विधानसभा चुनाव के बाद और तेजी से लगने लगा है। लेकिन डर यह है कि अगर मायावती सीटें नहीं जीत पाई, अगर मुस्लिम मतदाता एकजुट इंडिया गठबंधन को चला गया, कांग्रेस के साथ बहुत बड़ी संख्या में आज मुसलमान दिखाई देते हैं, और अगर मुस्लिम मतदाता बसपा की तरफ नहीं गया और मायावती सीट नहीं जीत पाई, तो क्या ये उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित नहीं होगी? सुबह हमारी रिपोर्टर निधि तिवारी ने इंटरव्यू किया था अभय दुबे जी के साथ। अभय दुबे जी बहुत होशियार हैं, जानकार हैं, राजनीति की बहुत पकड़ रखते हैं। और उन्होंने कहा भी कि अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें 5% से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में मायावती इतना खतरा क्यों उठा रही हैं? मायावती इस तरह की बात क्यों कर रही है? क्या कारण है? इंडिया गठबंधन से उन्हें समस्या क्या है? या भारतीय जनता पार्टी से उन्हें ज्यादा प्यार है, या फिर मायावती अकेले दम पर वो कुछ बहुत बड़ा कर सकती हैं? इस विषय पर बात करने के लिए बहुत खास पैनल मेरे साथ मौजूद है। मैं आपका सबसे परिचय कराता हूँ। मेरे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर। जब भूतपूर्व कहता हूँ तो मेरे दिल पे लगती है, क्योंकि एक दिल विश्वविद्यालय में जैसा एक आइडियल प्रोफेसर हो सकता था लक्ष्मण यादव, वैसे शिक्षक थे दिल्ली विश्वविद्यालय में। मैं तो सोचता हूँ कि जब मैं पढ़ता था, स्टूडेंट लीडर था, तो मेरे को कुछ टीचर याद आते हैं जो लक्ष्मण यादव जी जैसे क्रांतिकारी थे। और ऐसे विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हो, जो नौजवान हो, जिसका दिमाग बहुत खुला हो, तो निश्चित रूप से छात्रों के बीच में एक करंट का काम करता है। सुशील दुबे जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, लखनऊ के बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं वो। राजनीति का बहुत बड़ा अनुभव रहा है, राजनीतिक दलों के साथ रहे हैं, खुद पार्षद भी रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो बहुत अनुभव है उनको। बिलाल सजवारी जी राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, पत्रकार भी हैं, एक लंबे समय से पार्लियामेंट चुनाव कवर किया उन्होंने, बड़े बड़े नेताओं के उनके साथ रिश्ते रहे हैं और बहुत राजनीति को समझते हैं। और आप सबके प्रिय राशिद जहीर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद जहीर की राजनीति पे बहुत पकड़ है और राशिद जी को इस बार मैं गर्दन टेढ़ी नहीं करने दूंगा, मोबाइल नहीं देखने दूंगा पूरे 1 घंटे तक, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि राशिद जी बिजी हो जाते हो। आज मैं नहीं होने दूंगा उनको बिजी। और मैं राशिद जी से एडवांस में कहते रहा हूँ, राशिद जी का जब नंबर आएगा तो उनसे शेर भी जरूर सुनूंगा। उनके पास और लक्ष्मण जी के पास कुछ लाइनें इतनी अच्छी होती हैं कि उनके सुन के मजा आ जाता है। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक वीडियो देखते हैं जो मेरी टीम ने बनाया है, फिर हम चर्चा शुरू करते हैं।
नजदीक है, ऐसे में राजनीति गर्म है। इसी को लेकर बीते कुछ दिनों से मायावती और अखिलेश यादव के बीच काफी तल्खियां देखने को मिली, क्योंकि यूपी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है। ऐसे में यहां पर सभी की निगाहें टिकी थी मायावती पर कि वो किसके साथ जाएंगी। और आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। गठबंधन का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि गठबंधन करने से पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है और हमारा वोट प्रतिशत भी घट जाता है और अन्य दलों को फायदा पहुंच जाता है। इसीलिए अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन हमारी पार्टी अकेले ही लड़ेगी और लोकसभा चुनाव में बेहतर नतीजे लाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मायावती ने ऐसा क्यों किया? आखिर मायावती के इस फैसले से फायदा किसे होगा और क्या मायावती के इस ऐलान से कांग्रेस और सपा में सीटों का बंटवारा साफ हो पाएगा? सुशील दुबे जी, मुझे याद आता है कि जब 2019 का चुनाव दोनों ने मिलकर लड़ा था, नतीजे खराब आए थे। समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा खराब आए थे, 5 सीटों पर सिमट गई थी और बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिल गई थी। उसके बाद तुरंत बाद मायावती ने अखिलेश यादव पर बहुत बड़े हमले बोले, तीखे हमले बोले। और जब मायावती गुस्से में होती हैं तो भाषा की मर्यादा भी लांघ जाती है। जैसे आज उन्होंने अखिलेश यादव को गिरगिट कह दिया, लेकिन तब अखिलेश यादव ने एक बार भी पलट के जवाब नहीं दिया। कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जो मायावती जैसी बड़ी नेता के कद पे अनुकूल ना हो। कोई अभद्र भाषा की बात नहीं करी और अभी तक मैंने नहीं सुना कि मायावती के लिए कुछ उन्होंने गिरगिट या इस तरह के कोई खराब शब्द मायावती के लिए इस्तेमाल किए हों। अखिलेश यादव आमतौर पर भाषा की मर्यादा का ध्यान रखते हैं, मैंने ऐसा कई बार देखा है। लेकिन आज जिस तरह मायावती अलग हुई और फिर जब मायावती ने अटैक किया और मायावती अलग हो गई तो बसपा के कैडर वोट ने, मतलब मैं नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन मायावती के बड़े करीबी 1-2 नेता जो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे समाज में गलत संदेश आ रहा है, इस गठबंधन को आगे रखना चाहिए था। और मायावती जिस भाषा में हमला कर रही हैं और अखिलेश यादव खामोश हैं, तो अखिलेश यादव को इससे फायदा मिल रहा है। आज भी उन्होंने अखिलेश यादव को गिरगिट जैसा कह दिया और जो हमले बोले हैं। और दूसरी बड़ी बात, सुशील जी, क्या खेल है जो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही? अजय भैया, मीडिया भास्कर, एक तो आपको आज के दिन की हमारे बिलाल भाई, जहीर भाई, अपने प्रोफेसर साहब, भूतपूर्व नहीं है, अब समाज के लिए प्रोफेसर हैं तो कोई ऐसा थोड़ी भूतपूर्व का रखे, कोई रिटायर थोड़ी हो रहे मायावती तरीके से। लक्ष्मण भाई को और हमारे जो शीतल भाई आ गए, इनको सबको आज के दिन की शुभकामनाएं। दिन बदल रहे हैं, अब नए दिन आ गए हैं। और संजय भाई एक बात बता दें, मैं 89 में काउंसलर बना था लखनऊ से, तब मायावती के बाद शुरुआत हुई थी और 90 के बाद ये सत्ता में आई और फिर बीजेपी और टंडन जी और तमाम होते होते और कांग्रेस का गठबंधन और सपा का गठबंधन करते करते आज वो यहाँ पर आ गई। खैर, वो आपने उनको बधाई दी और मैं भी उनको बधाई देता हूँ। मैं उनको कहता हूँ उनका जन्मदिन है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, लेकिन जबरदस्त ना रहे। वो जबरदस्त वाली स्थिति उनकी चली गई। अब वो जबरदस्ती, आपने कहा ना कि ये और पला हो, अब ऐसा कुछ बचेगा नहीं। संजय भैया, एक जमाना था जब मायावती का जन्मदिन हब्बा जब्बा टाइप का बनाया जाता था। पूरा लखनऊ, पूरा प्रदेश, पूरा देश एकदम नीले रंग से और माले में 2000 की गलती वो माला और पला, देश रंगीन और सब नीला। आज बताइए क्या है? राज बहादुर जी से लेके नसीमुद्दीन तक, कुशवाहा तक, अब वो मिश्रा जी की बात मैं नहीं करता, कोई नहीं है आसपास। केवल ससुर समधी बच्चे हैं और उनका भतीजा बच्चा है। उसके बाद ही उम्मीद करें तो मुझे लगता है बेमानी है। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा, आपके चैनल पे कई बार बोल चुका हूं और खुल के बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं। मायावती जी ने पहले ही गठबंधन कर लिया है मोदी जी की पार्टी से, बीजेपी से नहीं, मोदी जी की पार्टी से। अब मोदी जी की पार्टी 80-80, 160 सीटों पर लड़ेगी यूपी से चुनाव। आपके इसी आप निकाल के देखिएगा, हमने कितनी बारी बात कही। 160 में ये होगा कि 160 में 140 सीटें बीजेपी लेगी, मोदी वाली बीजेपी लेगी, और ये 40 सीटें ही ले लेंगे अपने हिसाब से। उसमें ये मुसलमान जिसको चाहे खड़ा करे, अभी खड़ा तो किया था उन्होंने 8 मुसलमान नगर निगम चुनाव में मेयर बना के। कितना 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 भारी मायावती मायावती मायावती, दलित दलित दलित, क्या बचा था हाथ में?
अब तो राष्ट्रीय स्तर से उतर के यूपी स्तर पे आ गई है ये चुनाव की निगाहों में, और दो चार इस टाइप के फैसले ले लेंगी तो मुझे लगता है निर्दलीय टाइप का मामला हो जाएगा। संजय भाई, अब कांग्रेस, अब वो जमाना नहीं रह गया। अब सीओ टाइप के वो हो गए लोग, पार्टी के जो प्रमुख होते हैं और जो सीओ टाइप के लोग होते हैं, सीईओ टाइप के, उनको डिलीवरी चाहिए होती है। मायावती के पास कोई डिलीवरी बची नहीं है। दलित दलित क्या दलित नहीं जान रहा कि अगर मुख्यमंत्री आकाश आनंद को बनना होगा उसके लिए 5 साल है यूपी में, त्रिपुरा से बढ़ा नहीं पाएंगी। और अगर इनको पीएम बनना होगा तो अब सपने में कोई सोच पाए कि पीएम भी बन जाएंगे। तो क्या दलित का मतलब, जिस दलित ने 90 में जब मोतीलाल वोरा जी थे गवर्नर, मैं आंखों पर मैं वहां पर मौजूद था, जिसने पहली बार कालीन पे देखा हो, जमीन पे बैठ गया हो दलित विधायक, आज वो पराडो पे पता नहीं किस पे चल रहा, ईश्वर करे और जहाज पे चले, लेकिन उसे मालूम है सत्ता क्या होती है। उस सत्ता पर वो ग्रहण लग रहा है, वो देख रहा है। और दूसरी बात, 3 चीजें डिलीवरी बता दें। मायावती की डिलीवरी है 0, और मोदी वाली बीजेपी की डिलीवरी सुन लीजिए उत्तर प्रदेश में। मैं राहुल अखिलेश की बात ही नहीं कर रहा हूँ, दूसरे चरण में करूंगा। डिलीवरी नंबर 1, अयोध्या का अड्डा कर दिया महर्षि वाल्मीकि, ये डिलीवरी नंबर 1। डिलीवरी नंबर 2, मीरा माझी के जाके चाय पी आए, चाय बहुत मीठी है, कहाँ से बनी, कौन से गैस से बनी, और पूरा देश भर देख रहा है मीरा माझी को, तो उनके वो भी भेज दिया, वो जो कार्ड होता है वो भी भेज दिया। डिलीवरी नंबर 4, कांग्रेस ने दलित बना दिया खड़गे को, जिसने हिमाचल और तेलंगाना और कर्नाटक से बता दिया कि तुमसे बड़े हम दलित देश के। तो मायावती करे तो करे क्या। अब उनकी स्थिति ये आ गई है संजय भैया कि वो बेचारे अब भतीजे को गरियाएंगे। मायावती कद कभी बड़ा नहीं हुआ है, वो दलित के नाते मुख्यमंत्री बन गई, अलग बन गई, सब बातें हो गई। एक जो विचारों कद होता है, विचारों से कद होता है, वो तो उनकी भाषा हमेशा बची रही। काहे उनके आज उनके आसपास जो दलित मूवमेंट के लोग थे, जिनको आप भी जानते हैं, यहाँ बैठे सब लोग जानते हैं, उनमें से एक भी नहीं बचा। माफ कीजिएगा, सतीश बेदारी दलित मूवमेंट के आदमी नहीं है, सत्ता के आदमी है। जो सिस्टम किया, जो भी उनकी अभी चल रही हो, और जितना उनका चल रहा हो आप भी जान रहे हो, पूरा सब चल जा रहा है। मायावती जी को इतना डायलॉग नहीं देना था, दलित देखेंगे मैं। अच्छा, ये कहने की क्या जरूरत है आप रिटायर नहीं है? अगर आप रिटायर नहीं है तो किसने कहा था? संजय शर्मा ने कहा था, 4PM वाले संजय, नहीं संजय शर्मा जी, मैं आपके पाठशाला का मेंबर हूं, हम लोग जानते हैं, तभी तो मैंने कहा था 80-160 सीटें ये दे रही हैं ये लोग आपकी। इसलिए भाई किसने कहा था आप रिटायर नहीं है? तो आपने फिर किसने आकाश आनंद को कहा था कि उत्तराधिकारी घोषित कर दो? 24 से पहले उत्तराधिकारी घोषित करने का मतलब क्या? अगर आप रिटायर नहीं हो और आप अभी आपने जो बोला है जो शब्द, तो ये आकाश आनंद, अच्छा आकाश आनंद को कौन जानता है? आप वो मिस कॉल, आप भी 16 फुट की बाउंड्री बैठ के राजनीति कर रही हो, वो आकाश आनंद भी मिस कॉल दे दे के बीएसपी को मजबूत कर रहे हैं। क्या मिस कॉल से बीएसपी चलेगी? दलित मूवमेंट की बेइज्जती आकाश आनंद की मिस कॉल से चलेगी? वो अरे बस तो पूरी बीजेपी दे रही है। जिस जगह पर इतने बड़े डिलीवर होम, देश का नंबर 1 इवेंट मैनेजर और वर्ल्ड का नंबर 1 इवेंट का धर्म का इवेंट होने जा रहा 22 को, वहां ये सब दलित मूवमेंट, ये मूवमेंट में कोई मतलब नहीं है। अपना जुगाड़ करें, अपना हिसाब करें, किसको क्या लेना है, इनकी जगह पर क्या देना है, ठीक है, कितने मुसलमानों को निपटाना है, कितने दलितों को निपटाना है। और फिर फ्री उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, बात सच है, फ्री उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। 2001 माला, हम उसके भी हम गवाह हैं, आंखों के देखिए गवाह है। 2000 की माला तो आज तक वो तो इतिहास में दर्ज हो गई। जब इन्होंने फ्री में कुछ किए थे तो कोई इनको फ्री में कुछ क्यों देगा? और वहां पर मैंने आपसे कितनी बार गठबंधन में कहा है कि अखिलेश यादव स्वाभाविक गठबंधन की एक पट्टीदार है उत्तर प्रदेश में और जैन से, और वो एक बन चुका है, क्योंकि मायावती के साथ एक होता ना विश्वसनीयता नहीं रही थी। और एक बात, आपकी बात मैं मान रहा हूं संजय भैया, बिल्कुल साफ साफ, अभी भी कोई नहीं कह सकता कि पत्थर की लकीर नहीं है कि मायावती कल क्या नहीं, बिल्कुल सही बात है। कब बिल्कुल सही बात है कि पत्थर की लकीर नहीं है। मायावती जी का मन कब बदल जाए कोई जान नहीं सकता। राशिद जहीर जी, मायावती किस खेल में फंसी हुई हैं जो शामिल नहीं हो रही? क्या उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो 30, 40, 50 कैंडिडेट बीएसपी के जिता देंगी, या ये जो रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को खड़ा कर दो, सपा हारेगी, फायदा भली किसी को हो जाए लेकिन सपा को नहीं जीतना चाहिए? राशिद जहीर जी, क्या चल रहा होगा मायावती के दिमाग में, क्यों उन्होंने ऐसा कहा है आज?
संजय सर, 2022 के चुनाव से पहले सत्य हिंदी पर था, मैं एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, आजकल अपना चैनल चला रहे हैं। उन्होंने कहा खुद कि 100 कैंडिडेट मुस्लिम उतारने की डील हुई है अमित शाह से, मायावती की। अमित शाह जी ने बसपा के एक बड़े नेता से मुलाकात की और कहा कि 100 मुस्लिम मजबूत कैंडिडेट उतारने हैं। ये उससे पहले की बात है, ये बाकायदा रिकॉर्ड पर है। और महसूस भी हुआ कि मायावती जब खेल अपना खेलती हैं, किस प्रकार से करती हैं। मैं जरा सा फैक्ट पर बात करने की कोशिश करना चाहता हूं कि मायावती के पास जो इनका वोट परसेंटेज और इनको जो माना जाता है कि 20%, 27%, 21% जो माना जाता है, इनका अपना जो बेस वोट है वो 11, 12, 13, 13.5% है और वो इनके साथ इंटैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके अलावा जब ये मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करती हैं, उनका वोट या बाकी जो लोग हैं उनका वोट मिल करके वो 16, 17, 20% हो जाता है। लेकिन 10, 11, 12% वोट को आप जो है जो नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते, मजबूत वोट है। लेकिन वो वोट जो है वो मैं बता चुका हूं पहले भी कई बार कि काशी राम की एक ऐसी विरासत इनके हाथ में थी जिसमें सोनेलाल पटेल हो, बेनी प्रसाद वर्मा हो या खुद मुलायम सिंह हो, बड़े बड़े ओबीसी के नेता और एससी के नेता, उन्होंने अपने खून और पानी को इकट्ठा करके इस विरासत को बनाया था। काशी राम जी ने मुस्लिम समाज के जितने भी धर्मगुरु हो सकते थे, समाज के जितने बड़े बड़े लोग हो सकते थे, फिजिकली उनके घर जा जा करके इस समीकरण की दुहाई दे करके इस बुनियाद को बनाया था संजय साहब। और उसको किस प्रकार से बर्बाद होते हुए हम अपनी जिंदगी में देख रहे हैं। हमें तो लगा ये था कि जब ये बन गया तो लंबे समय तक चलेगा, ओबीसी या एससी समाज या कमजोर तबका उसको वाकई फायदा पहुंचेगा। लेकिन उसको किस प्रकार से खेला जाता है, किस तरह से वोट बैंक बनाकर रख दिया, किस तरह से आरोप लगते हैं इनके ही नेताओं के माध्यम से कि इनसे मिलने के लिए भी पैसे का आदान प्रदान होता है। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये वोट परसेंटेज, पहली बात तो इनका इतना है। अब इसका ये सौदा किस प्रकार से करती है, ये आरोप कई सारे राजनीतिक गुरु पंडित लगा चुके हैं। अब संजय सर, बात यह है कि मायावती के सामने है 80 सीटें और दूसरा मसला है उनकी गर्दन में पड़ा हुआ फंदा, यानी कि कुछ भी ईडी माने, सीबीआई माने, कुछ भी माने, सबसे पहले तो उसको दूर करना है। और दूसरी बात, 80 सीटों पर अगर उन राजनीतिक पंडितों की बात की जाए कि उनकी बात में कुछ दम है कि वो पैसा दिया जाता 2 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, जो भी होगा, तो एक बहुत बड़ा सौदा है। 15 सीट, 10 सीट में क्या होगा, 80 सीटों पर खुलकर खेल होगा। और तीसरा खेल जिसके बारे में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन कयास लगाए जाते हैं, लोगों जो सुनी हुई बातें हम बता रहे हैं कि इनका अगर समझौता किसी प्रकार से हुआ है, ओबीसी समाज के कैंडिडेट को खड़ा करके गठबंधन के वोट में डेंट लगाना, तो ये अपने काम में इसलिए कामयाब नहीं हो पाएंगे इस बार, क्योंकि पिछले चुनाव को अगर आप उठाकर देखें तो ये सिर्फ अपने कोर वोट के साथ खड़ी थी, उसमें भी कुछ कम हो गया था। मुस्लिम समाज इनके साथ जाने वाला नहीं है, उनको मालूम पड़ चुका है पूरी तरीके से, कई इलेक्शन पहले से ही मायावती को तब पसंद करते हैं जब समाजवादी पार्टी या विपक्षी गठबंधन का कोई मजबूत नेता ना हो, तब जाकर वो बसपा पर जाते हैं। वरना 2007 के बाद से मायावती की पार्टी में मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज का कोई ज्यादा विश्वास नहीं है। लेकिन फिर भी ये 10-12% वोट अगर गठबंधन के साथ मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। उत्तर प्रदेश जो ऐसा किला माना जाता है जिसको कह सकते हैं कि मोदी जी को कोई हरा नहीं पा रहा, उसके अंदर डेंट लग सकता था। लेकिन मायावती ने पहले कदम पर ही बता दिया है कि इसके अंदर ऐसा कुछ होने जा रहा नहीं है। लेकिन तस्वीरें और भी निकल सकती हैं। मैं सिर्फ मायावती पे केंद्रित करना चाहता हूं। जिस तरह से अखिलेश यादव के बारे में आपने कहा, अखिलेश यादव जब गठबंधन किया था तब भी 12 जो जनवरी और 2019 उससे पहले भी मायावती के बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। और इस कदर अपना किरदार का उन्होंने जो है ना पेश किया, अपने शब्दों से। किसी नेता ने अगर कहा भी तो उसको थोड़ा सा समझा दिया गया कि नहीं वो महान बड़ी नेता है, ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन मायावती जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल उनके बारे में कर रही है, इससे अखिलेश यादव का कद ऊंचा होता है। तेरी खता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, तेरी खता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम, मतलब मनसब का जोम तेरे लहजे में आ गया, और सिक्का उछाल के तेरे पास क्या रह गया, तेरा तकब्बुर तो मेरे कांसे में आ गया। अखिलेश यादव को यकीन मानिए 1 से 1.5% या 2% आज ही आज में फायदा हो चुका है मायावती के इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने से। अखिलेश यादव ने जब अपने संगठन का पिछले साल विस्तार किया था, उसमें खास ध्यान ये रखा था कि किस प्रकार से बसपा या ओबीसी समाज के लोगों को ज्यादा समाहित किया जाए। तो रास्ते अभी बंद नहीं है, रास्ते ये खड़गे साहब के रूप में, हालांकि वो पासी से हैं, पासी बिरादरी से आते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस आई बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करती है तो मायावती का ये वोट उनसे लिया जा सकता है। क्योंकि
मैं समझता हूं कि ये वाली पोजीशन ऐसी होगी कांग्रेस की और अखिलेश यादव की, और मिलकर कर ये लड़े। और अखिलेश यादव ने बड़ा मन दिखाते हुए कहा भी कि आप बताइए कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस आई अगर एक्टिवली इस काम को कर गई तो मायावती के बारे में मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। 2022 में रविकांत जी हमारे साथ एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा 70-50 सीट से ऊपर आएंगी। मैंने कहा 20 सीटें अगर मायावती की आ जाए विधानसभा में तो बहुत बड़ी बात मानना। एक सीट पर बसपा आ गई, कैन यू इमेजिन कि बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर आ गई। और मान लीजिए अब ये कि इनका वोट 3 से 4-5% रह जाएगा, इनकी एक भी सीट नहीं आएगी। हाँ, इतना जरूर था कि ये अगर कांग्रेस के साथ और जयंत यादव के साथ आकर के एक अच्छी केमिस्ट्री के साथ लड़ जाती, और उसके बाद भी एक लाइन और भी है, एक्सीलेटर दबाती। ऐसा नहीं कि 2022 के अंदर इलेक्शन तो लड़ी थी लेकिन आधे इलेक्शन तक बिल्कुल शांत रही। अमित शाह को यह कहना पड़ा कि आपको भी बोलना चाहिए, एक्टिवली प्ले भी करती तब जाके काम बनता, वरना मायावती ने तो दो काम किए हैं। वो बहुत बड़ी विरासत, उसको बर्बाद करने का काम किया संजय सर। और दूसरी बात यह कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर उम्मीदें बन सकती थी कमजोर लोगों की, दलित की और गैर मतलब तमाम लोगों की, उसको शायद गला घोटने का काम किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ा खतरा उठाएंगी मायावती, क्योंकि इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ जैसा राशिद जही कह रहे हैं कि 5% वोट पे आ गई, मतलब कोई सीट नहीं मिली, तो शायद मायावती के जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आप राजनीति को बहुत करीब से देखते आए हैं, अध्ययन करते हैं, समाज के बीच में जाते हैं। मायावती, दो सवाल है आपसे। मायावती अखिलेश जी को बार बार कमेंट क्यों करती है, मतलब थोड़े अभद्र टिप्पणी क्यों करती है? आज उन्होंने गिरगिट जैसा कह दिया, पहले भी कह चुकी हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या मजबूरी है मायावती की जो मायावती गठबंधन में नहीं आना चाहती, या फिर मायावती इतना ताकत महसूस करती है कि मैं तो अकेले 50 सीटों को जिता लूंगी? कारण क्या है लक्ष्मण यादव? बहुत शुक्रिया। कबीर, सदगुरु कबीर ने एक बात लिखी है। अब चूंकि संजय भाई आप परिचय ऐसा दे देते हैं, जिम्मेदारी बन जाती है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें कही जाए। उन्होंने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और सियासत जब ऐसे दौर में हो कि खुद बसपा के एक सांसद के खिलाफ सदन में ऐसी वाणी बोली गई जो आजाद भारत में पहली बार सीधे एक मुसलमान पहचान पर गाली देकर हमला किया गया, और उस समय फिर बहुत जैसे जैसे खड़ा होना चाहिए था अपने सांसद के साथ, वैसे नहीं हुई। ठीक बात है, उनके मन में रहा होगा कि ये अगली बार हमारे साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज शामिल है। लेकिन बोलने का, बात कहने का एक सलीका सियासत में होना चाहिए। और चूंकि बात जब मायावती जी जैसे एक बड़े कद की नेता का हो, पहली ही बात ये होती है कि जिस सामाजिक और पृष्ठभूमि से चल करके मायावती जी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया हो, इस बात को लेकर के हमेशा उनके प्रति एक सम्मान रहेगा, उनका एक कद बना रहेगा। उनकी आलोचना हम उनके सियासी फैसलों की करेंगे, लेकिन उनके सम्मान के साथ। मतलब आज भी अगर कोई बहन जी के खिलाफ कुछ बोलेगा तो हम पहले विरोध करने वाले खड़े होंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। दूसरी बात कि राजनीति में विश्लेषण इस बात का भी होना चाहिए। मैं एक किस्सा हूं, शीतल सर हैं और सुशील जी हैं, दो लोग, मुझे लगता है कि इस किस्से को अगर प्रकाश डालेंगे तो और बेहतर होगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी ने जब यह बात कही, आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे अच्छी बात उनकी थी जो उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया। चलो कम से कम कुछ तो बोला, लेकिन अगर वो अपनी तमाम चीजों को ईवीएम पर लाके खत्म कर देंगे तो फिर तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उन्होंने याद किया कि गठबंधन से कभी भी बसपा का फायदा नहीं हुआ। 93 में गठबंधन हुआ तो 6 सीटें बसपा की आई, सपा की ज्यादा आ गई। फिर 96 का उन्होंने जिक्र किया जब कांग्रेस को ज्यादा आ गई। फिर बीजेपी के साथ रही तो बीजेपी को फायदा हुआ। पता नहीं क्यों बहन जी 19 तक नहीं गई, जब 19 के गठबंधन में 14 की शून्य सीटों से 19 में बसपा 10 सीटों पर पहुंच गई। सपा 14 में भी 5 थी और 19 में भी 5 रह गई। तो इस गठबंधन का फायदा सीधे सीधे बसपा को हुआ। ये वाली बात पता नहीं क्यों नहीं जोड़ी उन्होंने। लेकिन एक बात, मैं जिस किस्से की बात करना चाह रहा था वो एक तेवर की बात है। देखिए, पूरा बहुजन आंदोलन और दलित आंदोलन खासकर आत्मसम्मान का आंदोलन रहा है। चाहे वो पेरियार का आंदोलन हो, बाबा साहब का हो, फूले का हो, उसमें आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज होता है। लेकिन हमने किताबों में पढ़ा कि 1993 में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एक बार मिलने के लिए 4 घंटे इंतजार करना पड़ा
मुलायम सिंह को, और कहा यह गया कि कांशीराम जी खाना खा रहे हैं, फिर सो गए और 4 घंटे बाद वो आए। आपका माइक बंद है सुशील जी। हाउस, मीराबाई गेस्ट हाउस, नरई के पीछे, कमरा नंबर 103 में बाहर कुर्सी पर 3 घंटे 4 घंटे इंतजार किया था, मीराबाई गेस्ट हाउस। जी जी, तो मैं यही बात कह रहा था कि वो जो दूरी थी वहां, वो एक सम्मान था। मतलब गलतियां ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह यादव से नहीं होंगी, नहीं हुई होंगी, या कांशीराम साहब से नहीं हुई होंगी, लेकिन वो जो एक जेस्चर था, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने 2019 के गठबंधन टूटने के बाद भी उस जेस्चर को निभाया। उन्होंने एक शब्द भी मायावती जी के खिलाफ नहीं बोला। 22 के चुनाव में उन्होंने कुछ टिप्पणियां जरूर की कि बसपा का टिकट बीजेपी के कार्यालय से तय होता है, जो एक राजनीतिक बयान है और राजनीति में ये होता रहा है। पिछले दिनों जब अखिलेश जी ने एक बयान दिया कि जो गठबंधन में शामिल नहीं है उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, कल को क्या पता समय बदले तो किसको किसका साथ लेना पड़ जाए, मुश्किल होगी, ये बात मायावती जी ने कही। अखिलेश यादव ने अपने पूरे पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं के साथ बैठ करके ये साफ तौर पर घोषणा किया कि मायावती जी एक बड़ी नेता है और उनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। ये एक राजनीति का एक शिष्टाचार है। उस तरह की राजनीति के बीच में क्रिकेट की तरह रंग बदलना मुझे लगता है बहुत पुराना और बहुत खराब मुहावरा था। उससे अच्छे मुहावरे हो सकते थे जो उस गुंजाइश को कायम रखते कि मान लीजिए चुनाव के बाद ही जरूरत पड़ जाए, जिसका इशारा आज मायावती जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि चुनाव के पहले तो नहीं, चुनाव के बाद कर सकते हैं। मान लीजिए वही किया तो मायावती जी का पिछला बयान ही उनके आज के बयान पर भारी पड़ गया। पिछली बार उन्होंने कहा था कि संयम से बोलना चाहिए, कल को एक हो, वो है ना कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और राजनीति तो वैसे भी न तो अस्थाई दोस्त न अस्थाई दुश्मन। अब एक आखिरी बात पहली टिप्पणी में, इन सब के पीछे क्या है इसका बाद में विश्लेषण करेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बसपा वह पार्टी रही है जिसकी रैलियों में संविधान की प्रतियां बिकती हैं और लोग सीने से लगा के ले जाते हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं, बसपा के लिए माननीय कांशीराम कहते थे वो मिशन से निकली हुई पार्टी है, मिशन है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और आज जब 2024 का चुनाव साफ तौर पर संविधान विरोधियों और संविधान के बचाने वालों में बटा हुआ है, साफ दिख रहा है कि अगर 24 में बीजेपी जीत गई तो वो संविधान को तहस नहस कर देगी। ऐसे वक्त में जब आपने अकेले चुनाव लड़ा, 22 में आपने अकेले चुनाव लड़ा, आप 12.8% वोट पर आ गए। आपका एक विधायक है वो भी अपनी बनिस्पत जीत गया है। आप गठबंधन में लड़े तो 10 सीटें मिली। इस तर्क से आप अपने इस कदम को नहीं बचा पाएंगे कि चूंकि हमारा नुकसान होता है इसलिए हम गठबंधन नहीं करेंगे। हो सकता है आप एक आखिरी आंकड़ा दे दूं, 22% से जब वोट 12% पर आया तो ये जो 10% वोट बटा था, सीएसडीएस और तमाम प्राइवेट चैनलों के आंकड़े बताते हैं 7% वोट समाजवादी पार्टी की तरफ गया था, 3% वोट ही केवल भाजपा की तरफ गया। तो आज की तारीख में जो एक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का आंदोलन चल रहा है, संविधान का आंदोलन चल रहा है, उसको मानने वाले लोग इस बात से मुझे लगता है कि जनता खुद नाराज होगी और जनता चाहती है कि आपको एक होकर लड़ना चाहिए था। अगर आप अकेले लड़ेंगे तो इसका फायदा तो संविधान विरोधी कोई होगा और यह कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है। मुझे लगता है कि ये जनता उनके खिलाफ ही खड़ी होगी। जी बिल्कुल, आपने तर्कों के साथ बात की अपनी, और मुझे वो फोटो भी याद है लक्ष्मण जी की, वो एक बनियान और एक लुंगी पहन के काशीराम लेटे हुए हैं, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह उनके बराबर में बैठे हुए हैं। मतलब वो एक ताकत का प्रदर्शन था और मुलायम सिंह कई बार झुके थे, कई बार चर्चा होती थी कि मुलायम सिंह कितना क्यों झुक रहे हैं, वो अतीत की बातें हुई। अब मायावती जिस गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाती हैं कि गेस्ट हाउस कांड हुआ था, लेकिन उसमें अब वो याद दिला रही हैं उसके गेस्ट हाउस कांड के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में वो उन्हीं नेताजी के साथ, मुलायम सिंह के साथ मंच भी साझा कर चुकी और दोनों एक दूसरे की तारीफ भी कर चुके। पुरानी बातें भूल जाओ ऐसी मायावती कह चुकी। कल मैंने अखिलेश यादव का इंटरव्यू किया था, एक लंबा इंटरव्यू किया था कल 1 घंटे का, और मैंने अखिलेश यादव से पूछा था कि भाई इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने पर आपका क्या है। तो अखिलेश यादव ने, मैं चाहता था कि कुछ तीखी बातें हो जाए, किसी भी पत्रकार का काम ही यही होता है कि थोड़ा तीखा निकले नेता के मन से, लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ा संयत होकर मुझसे यही कहा कि भाई जीत तो जाएंगे लेकिन गारंटी कौन लेगा।
तो मैंने हंसते हुए कहा आधी गारंटी आप ले लीजिएगा, आधी गारंटी राहुल गांधी ले लेंगे। तो अखिलेश यादव ने मुझसे कहा नहीं, मैं तो कोई गारंटी ले नहीं सकता कि जीतने के बाद कहाँ जाएंगे। और इशारा वही था कि भारतीय जनता पार्टी का गेम है। शीतल पी सिंह जी सब जानते हैं और खुद मायावती भी जानती हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी जानते हैं कि मायावती अकेले लड़ेंगी तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। क्या इस स्थिति में मायावती को लगता है कि वो 20, 30, 40 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े करेंगे और मुसलमान वोट उधर चला जाएगा? क्या यही वजह है कि मायावती गठबंधन में शामिल नहीं हो रही, या कोई और वजह है? आप देखते हैं। इस समय हम लोग जब बात कर रहे हैं दो अलग पैराई की दो दुखद घटनाएं हैं। एक तो गृह मंत्री अमित शाह जी की बहन का देहांत हो गया है, उस पर शोक संवेदनाएं आ रही हैं। दूसरी घटना ज्यादा मुझे लगता है कि सामाजिक रूप से गंभीर है। मध्य प्रदेश में एक प्रोसेशन निकल रहा था धार्मिक हिंदू समाज का, और उस पर यह कहा गया था कि कुछ मुस्लिम बच्चों ने अपने घर के ऊपर उन पे थूकने का काम किया था। ये बात आई थी, लेकिन उसका प्रतिवाद ये आया था कि नहीं, वो थूक नहीं रहे थे, वो च्युइंगम चबा रहे थे और देख रहे थे जुलूस निकल रहा था। ये मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने उन लोगों को जमानत दे दी। 3-4 महीने वो लोग जेल में थे। बच्चे छोटी उम्र के बच्चे हैं, 17-18 साल के। जो भी इसमें सच हो उसकी जांच हो रही होगी, या जहां भी होगी जिस स्टेज में। फिलहाल हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी थी। जमानत दे देने के बाद आज का डेवलपमेंट ये है कि आज उनका घर, पक्का घर तोड़ा जा रहा है। इस समय बुलडोजर लगे हुए। ये बहुत दर्दनाक है। इतनी ठंड पड़ रही है, किसी का घर बनाना और घर उजाड़ना। अभी एक घटना हुई है जिसमें आया है कि एक करणी सेना चलाने वाले लोगों ने गौकशी का प्लान रचा था। उत्तर प्रदेश से ही है, और गौकशी का प्लान रच के वो एक मुस्लिम परिवार का, जिसने अभी प्रॉपर्टी बेची है 2.5 करोड़ की, उसकी जमीन और उसका पैसा हड़पना चाहते थे, और इसके लिए गौकशी कर रहे थे। मुझे शक है कि उनमें से किसी का घर तोड़ा जाएगा। ये जो हमारे देश में हो रहा है, खासकर अकलियत के साथ और मुसलमानों के साथ पर्टिकुलरली। शीतल सर, मैं माफी के साथ आपको एक बात रोकूंगा। प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र बनारस, वहां पे बीएचयू की लड़की के साथ रेप किया गया, उसके नग्न करके वीडियो बनाए गए। उनमें से वो लोग मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ाने चले गए, सब बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारी थे। उनका भी किसी का घर अभी तक नहीं तोड़ा गया, वहां बुलडोजर वहां भी नहीं पहुंचा। नहीं, कोई माफी नहीं। आपने एनरिच किया मेरी बात को, मैं यही कहना ही चाह रहा हूं। तो इस समय एक ऐसा वातावरण इस देश में है जिसमें साफ साफ दिख रहा है, आंख में मिर्च की तरह डाल के कहा जा रहा है कि हम ये सब गलतियां कर रहे हैं। संविधान, कानून, कायदा, मर्यादा, न्यायिक समझ और एक इंसानियत का बहुत हल्का सा भी परसेंटेज आप ले लें, उस सब को तहस नहस कर दिया गया है। और जैसे डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने बताया कि संविधान खतरे में है, ये सवाल है। और इस सवाल से जूझने के लिए देश के बहुत सारे विपक्षी दलों ने, ज्यादातर ने, अपने आप को अपने अपने स्तर पर किसी न किसी लेवल की कुर्बानी देके एक समझौता किया। और एक अकेली पार्टी जिसने संयोग या दुर्योग से समाज के सबसे दमित हिस्से को एक समय रिप्रेजेंट किया, उनकी तकलीफों को आवाज दी, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी, मिशन की पार्टी कहलाई। आज सिर्फ उनके पास कुछ एसेट्स हो गए हैं सत्ता में रहने की वजह से, कुछ 1000 करोड़ के होंगे। उनको बचाने के लिए उनकी ये भूमिका जो है बहुत ही दयनीय और तकलीफदेह है। लेकिन एक ऐसे समय में जब लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई एकदम आमने सामने हो रही हो उन ताकतों से जो इसको तहस नहस करने वाली हो, उनका ये रोल बहुत ही मतलब इतिहास में बहुत ही क्रूर और बहुत ही घटिया तौर पे दर्ज किया जाएगा। पता नहीं उनके मन में क्या है, लेकिन इतना तो साफ है कि वो जो भी कह रही हैं, कर रही हैं, करना चाह रही हैं, वो एक छोटे से स्वार्थ में एक बड़े सामाजिक स्वार्थ को कुर्बानी देकर कर रही हैं। और बहुत ही शर्मनाक है ये सामाजिक न्याय और दमितों, दलितों, अल्पसंख्यकों के आंदोलन में काम करने वाले, उन आंदोलनों से नेता बने, उन आंदोलनों से राज सत्ता का भोग कर सके लोगों के यहाँ ये तकलीफदेह बात है कि पैसे रुपए का अंबार लगाने की भी होड़ साथ साथ चली है।
और उसने उन ताकतों को जो इस सब चीज को निशाना बना के उनको वो सिद्ध करना चाहते हैं जो वो नहीं है, लेकिन वो बताना चाहते हैं आरक्षण देते समय कि वो नाकाबिल है, राजसत्ता देते समय कि वो भ्रष्ट है, वो इन सब चीजों की तस्दीक करने का काम ये सब लोग करते हैं और इसका फायदा उठा के बार बार उन चीजों की पराजय इस देश में होती है जो हमारे बुनियादी मूल्य हैं, जो हमारी आजादी की लड़ाई से निकले, जो संविधान में निहित हैं, जो हमारे देश के बनाने वालों ने शुरू में हमारे रगों में जिसको डाला और हम एक लोकतांत्रिक देश 77-78 साल तक बने रह सके। ये जो चीजें होने जा रही हैं और जो हो रही हैं, ये आने वाले दिनों में इस लोकतांत्रिक देश को ही, इसके लोकतंत्र को और इस देश को भी तहस-नहस कर देंगी। आज क्या सच्चाई है? 5 लाख की आबादी वाला माली जो द्वीपों पे बसा हुआ है समुद्र में हिंद महासागर के, वो भारत को चुनौती दे रहा है, कह रहा है अपनी सेना वेना लेके यहाँ से हटो, मार्च तक यहाँ से हटा दो। सेना गई क्यों थी? उसको 80-90 गुंडे, समुद्री गुंडे लंका से डिंगियों में सवार हुए, जैसे हमारे यहाँ बंबई में हमला हुआ था उस तरह का हमला हुआ और माली को उन्होंने बंधक बना लिया था। वहां सत्ता ही चली जाती। सत्ता क्या मतलब, शासन खत्म हो जाता, गुंडे वहां हुकूमत कर रहे होते। उसको बचाने के लिए उस समय भारतीय सरकार की नेवी ने और हमारे सुरक्षा बलों ने हस्तक्षेप किया, उनकी जान बचाई, उनका देश बचाया, उनको बचाया। इस वजह से भारतीय सेना वहां उनकी सुरक्षा के लिए थी। आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीति की पराभव का आप एक ये आईना है कि 5 लाख की आबादी का देश 140 करोड़ की आबादी के देश को, जिसके नेता हर समय हर वक्त अपने को विश्व गुरु और दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, और अभी अभी रक्षा मंत्री विदेश यात्रा से लौटे हैं तो यही बोल रहे थे अब भारत की सबको सुनना पड़ती है। अरे भाई, अपने महासागर के क्षेत्र में एक 5 लाख की आबादी का आदमी तुमको कह रहा भागो यहां से, और तुम कह रहे हो तुम्हारा डंका बज रहा है। शर्म की बात है। ऐसी परिस्थिति है, सारे पड़ोस से हमारा झगड़ा या रिश्ते खराब हुए पड़े हैं। नेपाल से खराब है, म्यांमार से कोई अच्छे रिश्ते नहीं है, बांग्लादेश में एक तानाशाही आ चुकी है एक तरह से, वहां इसलिए थोड़ा सा एक संतुलन आप कह सकते हैं, लेकिन उनका भी निर्यात आयात चीन के साथ ज्यादा बढ़ा हुआ है और सभी इन देशों में चीन की भूमिका बढ़ती चली जा रही है। माली के भी इस राष्ट्रपति ने ये सब करने से पहले अपनी दूसरी विदेश यात्रा चीन की, पहली तुर्की की, वरना माली में जो भी चुना जाता था वो सबसे पहले दिल्ली आता था। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थिति है। ऐसे में एक सामाजिक समूह का जो देश में सबसे दलित है, हजारों साल से जिसके ऊपर अत्याचार हुए हैं, उसको खड़ा करने की जिसकी जिम्मेदारी हो, जिसने ये जिम्मेदारी ली हो, जिसने उसके फायदे लिए हो, जिसकी वजह से जो सत्ता में आए हो और जिसकी वजह से जो धनी बने हो, वो उस धन की रक्षा के लिए इस तरह का आचरण करें, बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन ये हमारे समय की रियलिटी है, क्या कर सकते हैं। अब उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है जो इसमें और लोग दूसरे काम कर रहे हैं कि उनके नीचे से उस समाज को निकालें। अब इनका कोई इलाज नहीं है, इलाज उस समाज का करना होगा, क्योंकि वो इनके नीचे फंसा हुआ है सामुदायिक रूप से और दूसरे कारणों से, और एक लंबे मिशन आंदोलन की वजह से उसको वो निकाल के संगठित करके उन सवालों के इर्द गिर्द लामबंद करें, जो सवाल आज के समय के सबसे महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी और बड़े सवाल हैं, और जिस पर बाकी सब पूरा देश और पूरे देश में लोकतंत्र और संविधान को समझने बूझने डिस्कस करने वाला समाज जिसको लेके विचलित है, राजनीतिक दल भी समाज भी। तो इससे अतिरिक्त इनके बारे में और क्या कहा जा सकता है। ठीक बात है कि ये मालदीव जैसे छोटे से देश की और पड़ोसी देशों में यही हो रहा है, भूटान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल जैसा देश भी हमको आंखें दिखा रहा है, लेकिन राजनीतिक हालात बनाने के लिए साहिब कुछ भी कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं साहिब भी ममता जी को भी इधर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मायावती के तो तेवर दिखाई दे रहे हैं। बिलाल सजवारी जी, क्या लगता है आपको, मायावती की रणनीति के पीछे क्या कारण है? इसके क्या राजनीतिक लाभ है मायावती को और क्या हानि देखते हैं आप? देखिए संजय जी, पिछले कुछ दिनों से जो देश के अंदर एक सामाजिक न्याय की मांग और पुरजोर तरीके से उठाई जा रही, और उस सामाजिक न्याय की मांग के साथ साथ
देश के अंदर जातीय जनगणना के नारे को भी बुलंद किया गया, वो इसीलिए था ताकि देश के अंदर पिछड़ी जातियां और दलित वंचित समाज को हर एतबार से न्याय मिल सके। और मौजूदा हालात के अंदर चाहे वो लोहियाइस्ट हों, चाहे वो अम्बेडकराइस्ट हों, इन दोनों विचारधाराओं के बुद्धिजीवी, इन दोनों विचारधाराओं के सोशल एक्टिविस्ट और इन विचारधाराओं में विश्वास करने वाले वो प्रत्येक नागरिक जो सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण में विश्वास रखता है, वो उस मांग के साथ खड़ा था कि ताकि देश के अंदर एक राजनीतिक बदलाव आ सके। लेकिन मौजूदा समय में जो मायावती का जो फैसला है, उसने उस सामाजिक न्याय के नैरेटिव, जहां दलित और पिछड़े समाज के समीकरण का एक होना बहुत स्वाभाविक है, उस पर चोट मारी। और इस सामाजिक न्याय के माध्यम से जो अम्बेडकराइस्ट और लोहियाइस्ट थे, जिस तरह से वो एक वैचारिक लड़ाई एक दक्षिणपंथी ताकतों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब मायावती की इस भूल ने इतनी बड़ी गलती की है कि पिछड़ों को दलितों के खिलाफ और दलितों को पिछड़ों के खिलाफ अपने इस निर्णय से लाके खड़ा कर दिया और उस सामाजिक न्याय के विचार को एक तरह से तहस नहस कर दिया। ये तो एक इसका वैचारिक दृष्टिकोण है। अब आते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण पर। तो संजय जी, इसको आप बहुत ही सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा मैं दर्शकों को कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में जो भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक दबाव या राजनीतिक रणनीति वो कारगर साबित हुई, कांग्रेस की कोशिशें नाकाम साबित हुई और समाजवादी पार्टी की दिल की मुराद पूरी हो गई। दरअसल ये कहना कि मायावती 100 टिकट उतार देगी मुसलमानों के, ये तो ख्वाब व ख्याल की बात है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में तो अब मायावती से अल्पसंख्यक समाज के वही लोग टिकट मांगते जब उनको ये लगता है कि अल्पसंख्यक समाज बसपा के साथ जाएगा, उस विनिंग समीकरण के साथ जाना पसंद करता है, तभी वो अपने धन भी इन्वेस्ट करता है टिकट के लिए। मैं आज की परिस्थितियों में नहीं मानता कि आज की तारीख में बसपा को अल्पसंख्यक समुदाय से वो टिकटार्थी प्राप्त हो पाएंगे जिसकी वो अपेक्षा कर रही है। साथ ही साथ बसपा का टिकट की कीमत भी घट जाएगी और जिस टिकट की कीमत दलित अल्पसंख्यक समीकरण के माध्यम से वो बढ़ा चढ़ाकर मुंह मांगे दाम मांगा करती थी, आज वो उस टिकट की कीमत बिल्कुल एक पेपर के टुकड़े के मानंद हो गई। बहुजन समाज पार्टी जिस 100 टिकट या 80 टिकट अल्पसंख्यकों को दिया करती थी, मेरे आज की परिस्थिति के अनुरूप उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 25 ही जिले ऐसे हैं जहां पर अल्पसंख्यक वोटों का डोमिनेशन है। उन 25 जिलों में 10 जिले ऐसे हैं जहां अल्पसंख्यक 30 से 50% संख्या में मौजूद हैं और 15 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां 15 से 30% अल्पसंख्यक मौजूद हैं। मायावती ज्यादा से ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वो तभी प्रभावित होंगे जब अल्पसंख्यक समाज उनसे टिकट की गुहार करेगा। अल्पसंख्यक समाज को मालूम है कि आज की तारीख में अल्पसंख्यक और दलितों का कोई समीकरण नहीं बनता, अगर बनता भी है, अगर वो मुस्लिम उम्मीदवार भी देती हैं तो अल्पसंख्यक उन मुस्लिम उम्मीदवारों के पीछे खड़े नहीं होंगे। तो इसलिए मायावती का अल्पसंख्यक कार्ड खेलना तो अब दूर की बात है, ये इसका व्यवहारिक पहलू है। साथ ही साथ इन बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर जिस तरह से अखिलेश यादव ने पीडीए की बात की थी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित अगड़ा, उसी के चलते कांग्रेस ने समय रहते मल्लिकार्जुन खड़गे को
इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाया है। अब जरूरत है कि इन बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में मायावती की डैमेजिंग कंट्रोल करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बहुत ही एक हैवी वेट और हैवी प्रचार उत्तर प्रदेश में कराया जाना चाहिए। साथ ही साथ चंद्रशेखर रावण को, जो एक समानांतर रूप से मायावती के वोट बैंक में एक सेंध लगा रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने जो अपनी पार्टी के अंदर जो स्वामी प्रसाद मौर्य को, जो एक दलित विचारधारा से, अम्बेडकर विचारधारा से का एक प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको, उस वॉइस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर एक स्पेस देना चाहिए। जहां तक अल्पसंख्यकों का सवाल है, तो अल्पसंख्यक यकीनन उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा जहां पर वो ये समझता है कि देश के अंदर बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में दक्षिणपंथी ताकतों को हराने के लिए जो अनुकूल समीकरण है वो क्या जरूरी है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जो काफी कोशिश की थी उसमें नाकामयाब हो गई, और अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीट शेयरिंग होगी वो सपा की शर्तों पर होगी, ना कि अब कांग्रेस की शर्तों पर। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अब चूंकि समय कम है, एक एक सवाल लेते हैं। जो आज की परिस्थिति है, अगर इन्हीं परिस्थितियों में 1 महीने बाद चुनाव हो जाए, तो मैं बस में एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपके अपने अंदाज के हिसाब से अगर मायावती अकेले लड़ती हैं तो उनको कितनी सीट मिलेगी? सुशील जी, ये सवाल आपसे शुरू करूंगा। मायावती अगर अकेले लड़ती हैं तो उन्हें आपके अनुमान से उनको कितनी सीटें लोकसभा की मिल जाएंगी? अब आकाश आनंद की कृपा रही तो 1 सीट मिल सकती है, वो भी 100% नहीं। 1 सीट मिल सकती है। राशिद जहीर जी, आपके हिसाब से अगर मायावती जी अकेले लड़ती हैं चुनाव तो आपके अनुमान से उन्हें कितनी सीट मिल सकती है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। शर्मा जी 1 सीट मिलेगी, वो बस। कहाँ की? बिजनौर की। बिजनौर की। ये आंकड़ा सही है। शीता सर, अगर आज के अनुमान से मायावती अकेले लड़ती हैं तो आपके अनुमान से मायावती कितनी सीटें जीतने की स्थिति में? माइक अनम्यूट करके बताइए प्लीज सर। नहीं, उनको कोई सीट नहीं मिलेगी। जरूर वो कुछ सीटों पर दूसरी पोजीशन में हो सकती हैं, लेकिन कुछ नहीं, शायद 1 या 2 पर ही, जिन पर लोग सोच रहे हैं कि वो जीत सकती हैं, शायद उस पर दूसरी पोजीशन आ जाए, क्योंकि उनकी दूसरी पोजीशन भी नहीं होगी कहीं पूरे प्रदेश में। पहली तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी पहली, लेकिन दूसरी पोजीशन शायद कहीं हो जाए एक आध जगह, इतना ही हो सकता है, इससे अतिरिक्त नहीं। लक्ष्मण यादव जी, आपका क्या अनुमान है? कोई भी जना 1 से ज्यादा दे दिया, और शीतल सर ने तो कह दिया कि दूसरी पोजीशन भी नहीं होने वाली अगर इन हालातों में चुनाव हुए। आपको क्या लगता है लक्ष्मण सर? संजय दा, मुझे लग रहा है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ रही है तो वो फिर जीतने के लिए लड़ ही कहाँ रही होंगी। फिर कैसे कहा जाए कि कौन सी सीट वो जीतेंगी, और ऐसे अकेले तो फिर बिल्कुल मुझे भी ये लगता है कि कोई सीट नहीं आएगी, मेरा मानना यही है। बड़ा जबरदस्त है सभी का, इतना अनुभव है आप सब पत्रकारों का, और इतने सालों बाद आप लोग मान रहे हैं कि 1 भी सीट नहीं आएगी, और शीतल सर कह रहे हैं नंबर 2 पे भी नहीं रह पाएंगी। बिलाल भाई, आखिर में आपका क्या मानना है? अगर यही हालात रहते हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है, मायावती अकेले लड़ती हैं और बीजेपी राम मंदिर के उफान में चुनाव लड़ती है, तो मायावती को कितनी सीटें आएंगी? देखिए, सवाल यहाँ मायावती का नहीं है। 2019 में मायावती को 10 सीटें प्राप्त हुई थी जो जिन्होंने जीती थी। 17 सीटें वो थी जिसपे वो नंबर 2 पे रही थी। 3 सीटें वो थी जिसपे वो शॉर्ट मार्जिन से हारी। इस बार मैं ये मानता हूं कि मायावती जीतेंगी उतनी नहीं, लेकिन दूसरों को जरूर हरवा देंगी। लेकिन एक संभावना मैं जरूर देखता हूं कि हमें चुनाव आचार संहिता तक एक उम्मीद और पाले रखनी चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये कि अगर चुनाव अभी हो रहे हो, 15 दिन बाद हो रहे हो और ये परिस्थिति हो, तो आपके हिसाब से मायावती कितनी सीटें जीत पाएंगी? अब मेरे को नहीं लगता कि मायावती अपना खाता भी खोल पाएंगे। चलिए, अब एक, चूंकि समय कम है, एक जल्दी और पूछ लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी अलग। बिलाल जी, अब मैं उल्टा आपसे शुरू करता हूँ। अगर ये हालात बनते हैं तो सपा कांग्रेस का गठबंधन कितनी सीटें आप जीतते हुए नजर लगता है आपको? देखिए, सपा कांग्रेस का गठबंधन यकीनन बहुत अच्छी तरह मजबूती से चुनाव लड़ेगा, लेकिन देखिए सीट के बारे में कोई मैं प्रिडिक्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सर्वे का इशू है।
पत्रकार हैं आप, अंदाजा हम लोग तो बिल्कुल काल्पनिक की बात कर रहे हैं, आपका अंदाजा कितना है, कितनी सीटें लगभग? अब कोशिश तो अच्छी की जाएगी, लेकिन सीटों के बारे में मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करना था संजय जी। लेकिन मैं यहाँ पर एक्सक्यूज चाहूंगा। नहीं ठीक, सुशील जी आप 30 प्लस 30 प्लस। राशिद जी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन आपके हिसाब से कितनी सीट पाएगा? 5 सीटें आएंगी सिर्फ संजय सर, सपा बसपा के गठबंधन को 5 सीटें आएंगी। सपा शीतल सर, कांग्रेस के। सपा कांग्रेस के गठबंधन को 5 सीटें आएंगी। शीतल सर, आपको क्या लगता है इन परिस्थितियों में, अगर तीनों ये अलग अलग लड़ते हैं, सपा कांग्रेस का गठबंधन होता है, बसपा अलग लड़ती है, भाजपा अलग लड़ती है, तो सपा कांग्रेस के गठबंधन को कितनी सीटें आ सकती हैं? अगर 15 दिन में चुनाव होते हैं जैसा आपने पूछा है, मैं उसके आधार पे उत्तर दे रहा हूँ, तो 10 से कम सीटें आएंगी सपा और कांग्रेस के गठबंधन को अभी, और ज्यादा और बाकी सारी सीटें भाजपा को जाएंगी अगर अगले 15 दिन के भीतर चुनाव होता है। चुनाव होते 15 हैं। दिन के बाद क्या होगा, चूंकि हमें अभी पता नहीं, इसलिए उसके हाँ, बारे में वो कहना परिस्थिति सारी बन जाएगी। लक्ष्मण सर, आपका आखिरी कमेंट, अगर ये हालात होते हैं तो सपा बसपा, सपा कांग्रेस के गठबंधन को आप कितनी सीटें देखते हैं? मतलब अगर अभी हुआ तो वो राहुल गांधी अगर लड़ते हैं तो 1 सीट कांग्रेस को उधर से जाएगी, और 2-3 सीटें ये जो परिवार वाली हैं सपा ये बचा ले तो बड़ी बात है। फिलहाल तो अगर चुनाव होगा तो तुरंत तो यही हो रहा है, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि अगर कुछ दिन बीतेगा तो परिस्थितियां बदलेंगी, इसमें मेरी उम्मीद है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी शानदार परिचर्चा में और आप लोगों के तनवा लेने में। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, सुशील भाई, राशिद भाई, शीतल सर, लक्ष्मण सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा और हम बात कर रहे थे कि मायावती का आखिर गेम प्लान क्या है, कौन सी रणनीति है मायावती जो वो अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत कर रही हैं। मुझे यकीन है आपको ये परिचर्चा पसंद आई होगी, अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।